Sir, also, there is thrust on one hand on the safety. The second part actually of this book is actually related to the doubling of the tracks, and also there is major capex about the of railway lines in the North Frontier province. What is your reaction on that? Because these are typically long gestation projects, and all may not necessarily activate in the first year. You see, one thing is government believes the railways are the developing the development engine is the railways, which for providing the proper communications in North Frontier area, eastern area, will be able to develop those areas. So therefore, I think a lot of railroad communications are being improved as a part of the infrastructure. Plus also strategically very important to import it because we have a Chinese border. These are two things. Then we also have the Bangladesh border. So this, taking all these strategic environments into consideration, there's a major requirement of speeding up and upgrading the communications, especially both rail and road communication, not in the region. राइट, ऑल राइट सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ अब अजय बग्गा भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अजय, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। देखिए, पोस्ट बजट भी अच्छी चीज़ ये है मिस्टर बग्गा कि इंडेक्स में भले ही अपसाइड वो जो एक बम्पर रैली इसने दी थी बजट के दिन, उसके बाद थोड़ी रिस्ट्रेंड रही है एंड द अपसाइड इज कैप्ड, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें वाइब्रेंसी ठीक ठाक है। आज भी स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वी हैव हैड अ ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग टुडे बीएससी की। ओवरऑल आई थिंक अच्छा लग रहा है मार्केट। जी बिल्कुल मीर, देखें तो माहौल काफ़ी सुधरा है और इसका सबसे बड़ा कारण था कि बहुत बैलेंस बजट रही, प्रैग्मेटिक रही, ज़्यादा पॉपुलिज्म की तरफ नहीं गई बजट। जिन क्षेत्रों में पैसा डालना है विद इन द फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट्स, उसमें वित्त मंत्री ने एक अच्छा काम किया और जो फिस्कल घाटे को जो रोका है 3.2% पे, वो भी मार्केट ने बहुत वेलकम किया। ओवरऑल आप देखें तो ऑन बैलेंस एक पॉजिटिव बजट है मार्केट्स के लिए। और अब मार्केट्स देख रहे हैं ग्लोबल मैक्रो की तरफ, जो कि काफ़ी सुदृढ़ है। यूएस में अच्छी ग्रोथ है, यूरोप में अच्छी ग्रोथ है, जापान के नंबर ठीक ठाक हैं, चाइना के नंबर अच्छे आए हैं। तो ओवरऑल इस ग्लोबल मैक्रो के चलते उम्मीद यही है कि इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लौटेगा और हमारे मार्केट्स भी परफॉर्म करते रहने चाहिए। शायद क्योंकि बजट एक मैक्रो इवेंट होता है, तो एक्चुअली इसका इम्पैक्ट बैंकिंग पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है। अब 3 दिन से देखिए नॉन स्टॉप सरकारी बैंकों में काफ़ी शानदार मूव आया और अभी भी चल रहे हैं। यूनियन बैंक आज भी करीब 6-6.5% ऊपर है और इनकी अर्निंग्स भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली नहीं रही। कल विजय बैंक के नंबर्स देख के समझ में आ गया था। आप सरकारी बैंकों में रेट कैसे कर रहे हैं इनको, और आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है इसमें से? शायद सुन पा रहे हैं आप मेरे को? हाँ, या एक्चुअली मिक्स नंबर्स हैं, जैसे बैंकिंग के जो आपने कही बात, तो उस हिसाब से आई थिंक नंबर्स ठीक है जो अभी आपने जो जिक्र किया, लेकिन मिक्स, जैसे अभी यूको बैंक के नंबर्स जो आए थे वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थे। आई थिंक लास्ट वीक में जो आए थे, I think ICICI Bank, even HDFC Bank to some extent, we had Axis Bank. तो I think numbers में काफ़ी ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो पेन है in terms of the asset restructuring, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। बट आई थिंक दिस रिलीफ रैली जो इतना लो लेवल से अभी हमने बाउंस देखा है, सो टू दैट एक्सटेंट येस, बट PSU बैंक में मेरे को जो एक्सपेक्टेशन था बजट से फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ PSU बैंक्स, वो मुझे नहीं दिखाई दिया। तो उस हिसाब से टू दैट लेवल जो एक्सपेक्टेशन है और जो नीड है, तो उस हिसाब से अभी भी मैं जो लार्ज कैप PSU बैंक्स है, नो डाउट जैसे SBI काफ़ी चल चुका है, बट स्टिल आई विल स्टिक टू समथिंग लाइक SBI, या अगर BOB दूसरा बैंक है तो आई विल स्टिक टू द लार्जर बैंक। स्टिल स्मॉलर बैंक्स में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है अजय, जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। अब आज देखिए शक्तिकांता दास जी ने ये कहा है अपने इंटरव्यू में कि इनफैक्ट जो वीकली विड्रॉल लिमिट है वो पूरी तरह से जल्द ही हट सकती है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली विड्रॉइंग
24,000 पर वीक और 94,000 पर मंथ, उनकी संख्या वैसे ही काफ़ी कम है। एंड सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक ये लिमिट भी हट जाएगी एंड रीमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ ये सब चीज़ें अगर ध्यान में लें तो मे बी मार्केट जो बहुत ज़्यादा डर में था डीमोनेटाइजेशन के बाद इसके बैंकिंग में इम्पैक्ट को लेकर, शायद वो थोड़ा मे बी ओवरडन था, और इसी वजह से क्या ये माना जाए कि गोइंग फॉरवर्ड इंडेक्स के मुंह में बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन मेजर रहेगा? जी मेहर, इसमें मैं तीन आपको एक टिप्पणियां देना चाहूँगा। एक तो रीमोनेटाइजेशन के तौर पे जो पैसा लौटाया गया है, नवंबर 6 को भारत में 17 लाख करोड़ 50,000 करोड़ 17.5 लाख करोड़ का कैश था भारत में, नोट इन सर्कुलेशन। एज ऑफ 20 जनवरी जो आखिरी आंकड़े आए हैं, कल और 27 जनवरी तक के आ जाएंगे आरबीआई से वीकली जो आते हैं, एज ऑफ 20 जनवरी मेहर 9.6 लाख करोड़ पैसा ही नोट इन सर्कुलेशन आया है। तो 60% ही रीमोनेटाइजेशन हुई है, 100% नहीं हुई है। उसके चलते भी मार्केट में कोई हाहाकार नहीं है। कहीं हम देख नहीं रहे कि जो वाजिब बिजनेस थे उनमें कोई हानि होते हुए, जो अवैध बिजनेस थे वो रुक गए हैं, वो ठप हैं, बट जो वाजिब बिजनेस है वो चल रहा है। तो ये ज़रूर मैं आपसे सहमत हूँ कि वी शेप रिकवरी आती दिख रही है। और अगर 60% रिमोनेटाइजेशन में ये हाल है, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि अप्रैल तक हम पूरा रिमोनेटाइज कर देंगे। मुझे नहीं लगता अप्रैल तक होगा, अनलेस सरकार पैसा दबा के बैठी है और यूपी इलेक्शन ख़त्म होने के बाद एकदम मार्च में पैसा अगर मार्केट में आ जाए। मेरा जो कैलकुलेशन है मेहर, हर रोज़ 4,000 से 4,500 करोड़ सरकार डाल रही है, आरबीआई डाल रहा है मार्केट में। उसके चलते आपको 200 दिन और लगेंगे अगर आपको रिमोनेटाइज पुराने लेवल्स तक करना है, तो वो 6 महीने का एक आंकड़ा आता है। मुझे लगता है कि वो 4,000 डाल रहे हैं और बाकी स्टोर करे जा रहे हैं। यूपी इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होते हैं तो मार्च 8 के ऑनवर्ड्स आप देखेंगे 15-20 हज़ार करोड़ दिन के मार्केट में आ जाएंगे और इसके चलते अप्रैल तक रिमोनेटाइजेशन हो जाएगी। ये रही एक बात, तो वी शेप रिकवरी है। दूसरा है, कुछ क्षेत्रों में इम्पैक्ट आया है, वो थोड़ा मास्क है, स्पेशली एनबीएफसीज में। जब मैंने बात की है, कई एनबीएफसीज जो माइक्रो फाइनेंस में है वो कह रहे हैं कि इस क्वार्टर में और इम्पैक्ट आने की उनको उम्मीद है, तो वो हम कह नहीं सकते कि पूरा इम्पैक्ट हो गया। और तीसरी बात है कि इंटरेस्ट रेट कट की बहुत उम्मीद अब मार्केट बनाए बैठा है। बैंक्स भी जो दौड़े हैं, कुछ उसके चलते भी दौड़े हैं कि 8 तारीख को शायद आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट रेट कट कर देगा, तो वो एक अहम कैटलिस्ट हो जाएगा अगले हफ्ते बैंकिंग क्षेत्र के लिए। ओवरऑल 30% हमारा मार्केट फाइनेंशियल्स और बैंकिंग है, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स इस मार्केट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में तो क्या रखना ही होगा, और इस पर लगातार इसलिए बैंक के हम स्टॉक्स ज़्यादा पूछ रहे हैं। लेकिन आज आरकॉम के अंदर भी काफ़ी स्ट्रांग मूव आया। एक बार राकेश आप देखिए, आरकॉम ये करीब अभी 9% अभी भी ऊपर है। इसको कैरी करके रखना है या फिर ये एक दिन का ही इवेंट था जो कि सन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है? डिम्पी, आरकॉम ने नीचे से एक अच्छा मूव दिखाया और ऊपर में 3940 के अराउंड स्टॉक का रेजिस्टेंस है। इन लेवल्स के आसपास स्टॉक गया, अगर किसी के पास है तो होल्ड करे। अगर नई तेजी करनी है प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, तो डिम्पी मेरा ऐसा मानना है कि 39 रुपीज़ के ऊपर की क्लोजिंग की वेट करना चाहिए। उसके ऊपर क्लोजिंग लेता है तब एक नया अपमूव इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बीच आज एक और शेयर जो फार्मा स्पेस से चल रहा है वो ग्रेनुलस है, करीब 9% ऊपर है। इसके अलावा सिप्ला में भी करीब 3-3.5% की तेजी है। एक बार इनके चार्ट भी देखिए राकेश आप, ग्रेनुलस और सिप्ला। देखिए डिम्पी, काफ़ी पॉजिटिव चार्ट्स हैं। इनफैक्ट ग्रेन्यूल्स में तो ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला था, सिप्ला में ब्रेकआउट आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है डिम्पी कि उन फार्मा स्टॉक्स पे क्लियरली नज़र रखनी चाहिए जो इतने खराब माहौल के अंदर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देख रहे हैं। आप आज के सत्र में देखें तो स्ट्राइड्स चाशु ने एक ब्रेकआउट दिखाया है, सिप्ला ने दिखाया, ग्रेन्यूल्स दिखा चुका है। मौजूदा स्तरों पर ट्रेडिंग के नज़रिए से बाय की राय नहीं दूंगा, बट किसी भी करेक्शन में इन स्टॉक्स को बाय करके चलना चाहिए निवेश का नज़रिया बना के। जी,
इस बीच चलिए एक बार देख लेते हैं कुछ और काउंटर्स को जहां पर इंटरेस्टिंग मूव है। अजय, इससे पहले एक सवाल मैं आपसे बीएसई की लिस्टिंग पर लेना चाहूँगा। हालांकि आप स्टॉक स्पेसिफिक बोलते तो नहीं है, बट दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम ओकेजन। एक एक्सचेंज दूसरे एक्सचेंज पर लिस्ट होने का ये भारत में पहला मौका है, वो भी इक्विटी एक्सचेंज, एंड दैट टू ऑन अ राइवल एक्सचेंज। अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स हैं। लुकिंग एट द फ्यूचर पॉसिबिलिटी फॉर इंडियन मार्केट्स, अगर किसी इन्वेस्टर को अलॉट हुआ हो तो आपकी सलाह क्या रहेगी? एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या फिर वन शुड स्टे इन्वेस्टेड? मेरे ये जो एक्सचेंज रहते हैं बिल्कुल एन्युटी बिजनेस जैसे होते हैं, बहुत ही उम्दा बिजनेस मॉडल रहता है, क्योंकि चाहे निवेशक पैसा बनाए या घाटा बनाए, एक्सचेंज के पैसे ज़रूर बनते हैं। और वेल रन एक्सचेंजेस काफ़ी अच्छा कर पाते हैं प्रदर्शन, एन्युटी बिजनेस के तौर पे हैं, और इंडिया में तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। तो बीएसई देखें तो जिस तरह से अभी इनकी सब्सिडरी भी खुली, गिफ्ट सिटी में 9 जनवरी को लॉन्च हुआ है, तो ओवरऑल काफ़ी एक प्रगतिशील कंपनी है विद अ वेरी ह्यूज ट्रेडिशन। मैं बाय सेल तो नहीं कह पाऊँगा, बट ओवरऑल इस क्षेत्र में उम्मीद है कि और कंपनियां भी आएंगी। पहले हमने देखा है थोड़े लिस्टेड एक्सचेंजेस रहे हैं, वो मिक्स्ड बैग रहा है। कुछ गवर्नेंस इश्यूज कभी रहे, कभी कुछ और घोटाला हुआ, जो स्पेशली जो ये कमोडिटी स्पॉट एक्सचेंज का घोटाला हुआ, उसके कारण ज़रूर इम्पैक्ट आया था। बट इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज में अब उम्मीद है कि बड़ा एक्सचेंज एनएससी भी लिस्टिंग के लिए आएगा। उसका सीईओ जब अनाउंस हो जाता है अगले 3 महीनों में, हमें उम्मीद है कि एनएससी का भी लिस्टिंग होगा। तो एक ये काफ़ी एक्साइटिंग क्षेत्र खुल रहा है भारतीय निवेशकों के। बिल्कुल, तो बीएससी के बाद एनएससी की अब बारी रहेगी। लेकिन बीएससी की शानदार लिस्टिंग के बाद बीएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि इक्विटी मार्केट्स में ज़्यादा रेवेन्यू आता है, जबकि करेंसी मार्केट में थोड़ा सा कम आता है, तो फोकस करेंसी पे रहेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरे हिसाब से भी काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है, और लिस्टिंग के बाद जो प्राइसेस बढ़े, हमने भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा प्राइसिंग होगा। बट अगेन इन्वेस्टर्स हैव अ पर्सपेक्टिव एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। ये हमारे बेसिकली ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है ट्रेडिंग का और लिस्टिंग का। लिस्टिंग हम सब आजकल हमारे पास सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है लिस्टिंग से ही आता है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है वो ट्रेडिंग से आता है। उसके बाद जो डेटा सर्विसेज है, डेटा सेल्स वगैरह से आता है। तो हमें बेसिकली दीज आर द 3 लार्ज रेवेन्यूज टुडे। बट उसमें भी करंटली इक्विटी मार्केट से ज़्यादा आता है, करेंसी से कम आता है, एसएमई से कम आता है, जो आगे जाके और बढ़ेगा। इवन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू एक्सचेंजेस, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इवन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, वो सब अभी चालू हो चुके हैं हमारे। कहीं ना कहीं उसमें से भी हमें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है आगे जाके।